सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 3 इसके चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ट्राइबल दिकू एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज, पार्ट 2। कल हमने इसके पहले भाग का अध्ययन किया था और पहले भाग में हमने बिरसा मुंडा, एक क्रांतिकारी, एक जनजातीय क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा। बिरसा मुंडा जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 में उली हातू गांव, कुंथी जिला, झारखंड में यह हुआ। इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके पिता का नाम सुगना था और चाचा का नाम आयु भाटू था। उसी के प्रयत्न के कारण अंग्रेजों को छोटा नागपुर एक्ट CNT 1908 पारित करने पर वो मजबूर हुए। हमने इस पाठ में स्थानांतरित कृषि के बारे में भी पढ़ा और भारत में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ा। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में उसको झूम के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड में वेवड़ या दहियार के नाम से जाना जाता है, बस्तर दीपा के नाम से इस प्रकार की खेती की जाती है, दक्षिणी राज्य में जारा एरका के नाम से ये स्थानांतरित कृषि जानी जाती है, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश यानी मालाबार तट पर इसको बत्रा कहते हैं, केरल में इसको कुमारी कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहते हैं। इस प्रकार से हमने पहले भाग में इसका अध्ययन किया। डियर चिल्ड्रन, yesterday we have learned in the first part of the lesson one of the tribal revolutionists named Birsa Munda, who was born on 15th November 1875 at Ulihatu village, Kunti district at Jharkhand. His father's name was Sugna and his uncle's name was Ayubhatu. Due to his effort, the British East India Company was compelled to enact a law in favor of the tribals, and that law was called CNT law, that is Chota Nagpur Act. In the first part, we had also learned about shifting agriculture. We have learnt about the definition of the shifting agriculture and their various names in the various parts of the India. Shifting agriculture in the northeast India is known as Jhoom, whereas in Bundelkhand it is known by the name Wevar and Dahiyat. In Bastar district, MP, it is known by the name Deepa. In the southern states of India like Tamil Nadu, Kerala and some part of the Andhra Pradesh, it is known by the name Zara and Erka. At the Malabar coastal area, it is known by the name Batra. Similarly, in Kerala, in some part of the Kerala province, it is known by the name Kumari. In Andhra Pradesh, it is known by Podu. So this much we had yesterday learned in the first part of this lesson. Now let us proceed further. आइए हम इस पाठ के संबंध में आगे की जानकारी हासिल करें। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी जो आदिवासी थे उनमें से कुछ शिकारी और संग्राहक थे। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उड़ीसा में रहने वाले खोंड समुदाय एक शिकारी संग्राहक था। ये लोग टोलियां बनाकर शिकार करने निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वो साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से एकत्रित चीज़ों को वो स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। यानी कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे थे जो केवल शिकार करके और जंगल से जो भी कंदमूल व शहद वगैरह औषधीय वनस्पति वगैरह जो उन्हें प्राप्त होती है उनको वो इकट्ठा करते थे और उनको शहरों के बाज़ारों में, आस पड़ोस के बाज़ारों में उनको बेच देते थे और इस तरह से वो अपनी उपजीविका कमाते थे। ये देखिए, ये महुआ
महुआ के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको महुआ का वृक्ष दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और उसके साथ इनके बीज दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं बीजों से जो है तेल निकाला जाता है। ये देखिए, ये बीज है, ये फल है और ये वृक्ष का नमूना है। ये जो महुआ है इसको मधुका इंडिका, ये एक इनका वैज्ञानिक नाम भी है। लुक एट दिस पिक्चर, a collage of picture. In this collage you are shown the mahua tree whose scientific name is Maduka indica. This tribal use their seed to extract oil for the cooking purpose, and it is also used for alcohol. That is, it is also used as alcohol. साल, ये साल का वृक्ष दिखाया जा रहा है और ये जो साल है इसके भी जो बीज होते हैं उन बीजों का भी तेल निकाला जाता है और इनके फूलों का भी जो है अलग अलग प्रकार से वो इस्तेमाल करते हैं। दिस साल साइंटिफिक नेम इज शोरिया रोबस्टा. The seeds of this sal tree is used for extracting cooking oil, and the flower is used for several other purpose like cooking and for dyeing etc. यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियों का उदाहरण आपको दिया गया है। जंगल में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जिनका ये जनजातीय समुदाय इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर बोक्सा जो समुदाय हैं, बोक्सा समुदाय, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। बोक्सा समुदाय जो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। इस समुदाय को जंगल में पाई जाने वाली 15 प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान है। इसी प्रकार से अलग अलग समुदायों को वहाँ पर पाई जाने वाली स्थानिक वनस्पतियों के औषधीय गुणों के बारे में मालूम है और इस तरह से वो उनका इस्तेमाल तब करते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। This type, look at this figure. Some medicinal plants are shown here, and some of these medicinal plants are used for curing jaundice disease. And some of these herbs are found at the foothill of the Himalaya, that is at the Uttarakhand. And Boksa community know about 15 type of the different type of the medicinal herbs. Similarly, other Gujar community knew about 23 different types of the medicinal herbs. Tharu community knew about 9 different types of medicinal herbs. So these tribals are well aware of the vegetation and their qualities, their curing capabilities, their floriculture etc. And they know how to use these medicinal herbs in their day-to-day life. कुछ शिकारी और संग्राहक थे। द खोंड कम्युनिटी लिविंग इन ओडिशा was a hunter and food gatherer. These people used to make hunts by forming teams and used to share the hands that they had. Fruits and roots were found from those forests and used mahua and salt seeds for cooking food. Many wild herbs were used for treatment. Just now we have learnt about it. The things collected from the forest were sold in the local market. स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूल इन्हीं खोंड समुदाय के लोगों से लेते थे। इस समुदाय के लोगों को अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति चावल, अनाज आदि के लिए मुद्रा विनिमय पद्धति अपनानी पड़ती है। देखिए
ये जो जितने भी जनजातीय समुदाय हैं उन जनजातीय समुदाय में पैसे का इस्तेमाल यानी करेंसी नोट्स का इस्तेमाल, करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता था, चलनी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था। और वे जो समुदाय होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं और एक ही कुटुंब के होते हैं, और इसीलिए ये जो समुदाय होते हैं वो वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा अपना काम चलाते थे। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उन्होंने मुद्रा का चलन शुरू किया और उनकी जो ज़मीनें हैं, उनकी जो संसाधन हैं, उन संसाधनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तब इन जनजातीय समुदायों को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलनी मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ा, उसकी ज़रूरत करनी पड़ी और उनके पास वो होती नहीं थी, और इसीलिए उन्हें साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था, पैसा उधार लेना पड़ता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने उन्हें कर्ज और गरीबी में धकेल दिया और उनकी जो जीवन चर्या थी वो जीवनचर्या काफ़ी प्रभावित हुई। वो गरीबी में, अभाव में जीने लगे ये व्यापारी आने के बाद। Local weavers and leather artisans used flowers from kusum and palash for dyeing from the same Khonds community. People of this community had to adopt the currency exchange system to fulfill their other needs, that is rice and grain. See, these tribal people do not adopt such type of the transaction. They were well acquainted, they were well adapted with the barter system. What is the barter system? Barter system is the sort of the transaction wherein the person exchange goods for goods. Since these tribals lived in the forest and they lived in a clan, every other person is their relative. That's why they were self-reliant. And they didn't need the money as a medium of exchange so far before these merchants and the Kus arrived in the forest. Since this British East India Company came in the forest, they have taken away their valuable land resources. They have taken away their livelihood, employment, and they bounded them at a particular place. So their sovereignty was hampered. As a result, for every single commodity, they have to rely on the market. For example, if the person require rice or wheat, they have to spend money to purchase these goods, and at that time this barter system is not accepted by the foreign merchants and the traders. As a result, they have to approach to the money lender for the need of money, and this money lender used to give them money at a very higher exorbitant rate of interest, and thus these tribals were indebted to the money lenders and merchants of the East India Company. In this way, market and commerce pushed them into debt and ultimate poverty. कुछ शिकारी और संग्राहक थे बैगा। अभी ये इन जनजातीय समुदायों में एक समुदाय है बैगा। ये बैगा किसी दूसरे के लिए व्यवसाय करने के, किसी दूसरे के लिए सेवा करने में विश्वास नहीं रखते थे, और वे उसके अपने मूल्यों के खिलाफ समझते थे। दिस बैगास community do not work for the other. They consider them as a insult for them. They were self-reliant and they were hunter and food gatherer. They were hunters and food gatherers. Now let us know more about it.
कई आदिवासी समुदाय जैसे खोंड, गोंड आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। उन्हें खदानों में, फैक्ट्रियों में तथा रेल लाइन बिछाने का काम मिलता था। बैगा जनजाति के लोग औरों के लिए काम करने से कतराते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। वे खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। तो ये जो बैगा थे वो किसी के लिए सेवा करना या नौकरी करने में विश्वास नहीं रखते थे। और आपको मैंने अभी बताया, मानचित्र में अभी दर्शाया कि ये बैगा मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग जो झारखंड से जुड़े होते थे। Many tribal communities such as Khond, Gonds also used to work in nearby villages. Many tribals were farm laborer. जो जनजातीय लोग थे अधिकांश क्या थे? किसान थे। और उनमें किसान का पेशा अपनाने वाले कौन थे? खोंड और गोंड। So who were the persons, who were the tribals who accepted agriculture as their occupation, or who were the tribals who have readily accepted to work as a farmer for the British to the British East India Company or for the English people? They were Khond, Gond, and also one community, that is Santhal. They used to get works in mines, factories and railway lines. People of Baga tribes were detractors from working for others. Wages were an insult to Bagas. Baga saw themselves as people of forest who can survive only on the forest produce. So these Baga was one of the tribal community who considered working for other people or working for the Dikus as an insult. They considered that they were born free, and this forest were their native land, and the God themselves has boon them to rule over this area. So that's why they do not work for any other community for the sake of their livelihood. They wanted to remain independent, enjoy independently. बैगा समुदाय, वेरियर एल्विन। यहाँ पर वेरियर एल्विन एक वो व्यक्ति है जिन्होंने इन गोंड, संथालों और बैगा के साथ उन्होंने अपना कुछ समय बिताया है। आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। उनका ये वेरियर एल्विन कौन थे? वेरियर एल्विन ने देखिए जो है अपने लेख लिखा इन आदिवासियों की जीवन पर, नोट्स ऑन द खोड्स। 1939 में उन्होंने खोंड जनजाति पर अपना लेख लिखा जो 1939 में प्रकाशित हुआ। आइए हम इसको पढ़ते हैं। शिकार का वक्त, बुवाई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाज में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। यानी देखिए इन जनजातीय परिवारों में औरतों के काम अलग होते थे, पुरुषों के काम अलग होते थे, और उनमें कार्यों का एक स्पष्ट विभाजन किया गया था। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन, तो वेरियर एल्विन कौन थे? एक मानव वैज्ञानिक थे, यानी ह्यूमन मॉर्फोलॉजिस्ट, जिन्होंने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल तक मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए। बैगा और खोंड कहाँ रहते हैं? अभी बताया मैंने आपको। कहाँ? छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पे। इसको याद रखिएगा आप। एल्विन द्वारा लिखित निम्न अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और काम के बंटवारे को समझा जा सकता है।
वे लिखते हैं, चैत्र में औरतें, चैत्र मतलब चैत्र, हमारे जो हिंदू महीने हैं, चैत्र, वैशाख, पौष, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो महीने हैं उन्हीं में से एक है चैत्र। चैत्र में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती है। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय मतलब पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। शिकार पूरे चांद के समय से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो मतलब सागवान, सागो, इमली और मशरूम आदि फलें बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख देखिए, ये दोबारा दूसरा महीना है। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लाती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में मतलब ज्येष्ठ महीना, जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादो मतलब भादो तक मर्द खेतों में काम करते थे और क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी, यानी कार्तिक के महीने में। हाँ, अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता। पूस मतलब पौष, यानी दिसंबर जनवरी का महीना। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ यानी फरवरी मार्च, माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। बेवड़ किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का। बेवड़ ये जो कि ये मध्य भारत में प्रचलित थी। बेवड़ स्थानांतरित कृषि के ज़मीन को हम बेवड़ कहते हैं। इस दौरान शिकार का चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। ये चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई और कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। तो देखिए, ये जो वेरियर एल्विन हैं, जो कि मानव शास्त्री थे, उन्होंने कई साल मध्य भारत में बिताए इन्हीं बैगा और खोंड जनजातियों के बीच में। उन्होंने उनकी पूरे साल भर की दिनचर्याओं का किस प्रकार से जो है सजीव चित्रण किया, इसको आप याद रखिए। See, Baga community warrior element. A time to hunt, a time to sow, a time to move to a new field. Have you ever noticed that people living in different types of society do not share the same notion of the work and time? The lives of shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women. Warrior Alvin, a British anthropologist who lived among the Baga and Khond of Central India for many years in 1930 and 1940, gives us a picture of what this calendar and division of task was like. He writes in Chait. What is Chait? Chait is a is a month in Hindu calendar. Chait women went to clearings to cut stalks that were already reaped. Men cut large trees and go for their ritual hunt. The hunt began at full moon from the east. Traps of bamboo were used for hunting. Means they used the bamboo that and the bamboo trees were abundantly available in the forest area. Women gathered fruits like sago, tamarind, and mushroom. Baga women can only gather roots or kanda and mahua seeds.
What for Mahua seeds were used? Mahua seeds were used to extract edible oil. They used the oil derived from mahua seeds for cooking vegetables and all that. Of all the Adivasis in central India, the Bagas were known as the best hunters. In Baisakh, the firing of the forest took place. Women gathered unburnt wood to burn. Men continued to hunt, but near the village. They do not go far away from the villages. They remain confined near the village territory. In Jeth is another month another month of Hindu calendar. Jyesht. Sowing took place and hunting still went on. From Ashad to Bhadrapad, the men worked in the fields. In Kuar, the first fruit of beans were ripened, and in Kartik, Kutki became ripe. In Anghan, every crop was ready, and in Poos, that is Poos is called Paush month, December, January. Poos winnowing took place. Poos was also the time for dancer and marriages. Why? Because at that time the Rabbi crops were ready and they were harvested, and that's why it is a time to rejoice. In Magha, shifts were made to New Bever. Bever is a name of shifting agriculture field in the central India. And hunting gathering was the main subsistence activity. What do you mean by subsistence? Subsistence is that type of the agriculture which is practiced by usually the tribal only for meeting the requirement of food for the family. It is not that type of it is not the type of the commercial agriculture. Okay, subsistence is for the livelihood. The agriculture which is done for only the livelihood, not for the market, selling in the market for profit. So that is called subsistence. Cycle described above took place in the first year. In the second year, there was more time for hunting, as only a few crops had to be sown and harvested. But since there was enough food, the men lived in the bevers. It was only in third year that the diet had to be supplemented with forest product. So this Verrier Alvin has thoroughly described about the daily routines of these tribal throughout the year, and how these tribal people led their life in the confinement to the forest. पशुपालक समुदाय. भारत में कई पशुपालक समुदाय पाए जाते हैं. आइए हम उनको एक क्रम से पढ़ें. सबसे पहले जो है पशुपालक है वन गुज्जर. वो पंजाब में पाए जाते हैं. वन गुज्जर इज अ टाइप ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटी और हर्डर कम्युनिटी फाउंड इन पंजाब. देन Labadi is another pastoral community or herder which is found in आंध्र प्रदेश. लबाड़ी ये का क्या है? एक प्रकार के पशुपालक समुदाय हैं जो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं. गद्दी ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पाए जाते हैं. गड्डी इज another pastoral community which whose habitat is in Kullu, that is Himachal Pradesh. Bakarwal is a pastoral community which is found in Jammu and Kashmir. बकरवाल भी एक प्रकार के पशुपालक समुदाय हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं. रबाड़ी ये जामनगर, पोरबंदर इस बाजू में गुजरात में पाए जाते हैं. गुजरात के उस भाग को हम सौराष्ट्र कहते हैं. अभी देखिए ये जितने भी पशुपालक समुदाय हैं उनमें एक बात सामान्य है कि ये सभी के सभी पशुपालक जो जनजातीय समुदाय हैं वो ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं.
जहाँ सवाल यहाँ पे गद्दी और गुजर बकरवाल समुदाय का है। तो जब पहाड़ पर बर्फ़ जमने लगती है तो ये नीचे मैदानों में आ जाते हैं, पंजाब हरियाणा के मैदानों में आ जाते हैं। और जब वहाँ पर भारत में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है और बर्फ़ पिघलने लगती है और दोबारा से घास भूमि तैयार होने लगती है, तो ये ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। और ये जो समुदाय हैं अपने पूरे के पूरे मवेशियों के साथ, लाइव स्टॉक के साथ चलते हैं। और इनमें एक बात, सभी में एक बात कॉमन है कि ये किसी न किसी कला में निपुण होते हैं। जहाँ हम गद्दी और बकरवाल की हम बात करते हैं तो इनमें कालीन बुनने की कला है। बेहतरीन किस्म के जो है ये कालीन और शॉल बुनते हैं। ये बकरवाल समुदाय जो भेड़े पालते हैं, उन भेड़ों से पश्मीना शॉल बनती है। वैसे ही रबाड़ी, सौराष्ट्र के जो रबाड़ी हैं वो गाय पालते हैं, गायों के और बहुत बड़ा जो है वहाँ पर जो है दुग्ध उत्पादन करते हैं। इसी से रबाड़ी जो जनजातीय है वो आनंद, ये बड़ोदरा या दक्षिणी हम जो बात करते हैं दक्षिणी गुजरात में पाए जाते। और इसीलिए यहाँ पर भारत ने आज़ादी के बाद यहाँ पर पहली बार दुग्ध सहकारी समिति जो स्थापित की थी वो इसी क्षेत्र में, और जिसे आज हम अमूल इंडिया के नाम से जानते हैं, वो सहकारी संस्था इसी के प्रयत्न से सामने आई है। तो जितने भी जनजातीय समुदाय हैं वो अपने पशुधन के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। कोई ना कोई एक कौशल उनमें होता है। वो लाख से बनी चीज़ें, जैसे राजस्थान की हम बात करें तो लाख से बनी चीज़ें, ये लबाड़ी जनजाति है, लबाड़ी आंध्र प्रदेश की, वो टेराकोटा की मिट्टी के अलग अलग खिलौने, अलग अलग बर्तन बनाने में ये निपुण होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये ऋतु प्रवास करने वाली समुदाय हैं। सी, all this pastoral community and herder community used to do seasonal migration. When we talk about this Gaddi and Bakarwal, they lived at they were the habitat of the Himalayan range. Whenever during the winter season, Himalayan belt is clad with the snow, they migrate towards the plains of Punjab and Haryana. But as soon as the season change, when there is a summer season and the ice over the mountain began to melt and the green pasture land, green grasslands developed, they used to migrate back to their native place. They have the skill of preparing beautiful carpets and pashmina, world famous pashmina shawl. Similarly, when we talk about the Rabadi community of Saurashtra, they are rich in the cows, livestock. They used to domesticate the cows and involve themselves in the milk business and allied products derived from the milk. So after independence, the government of India has thought to help this pastoral community and to protect them from the exploitation of the merchant. That's why the cooperative society was established in the Kutch Saurashtra under the operation of government of India, Operation Flood, where the technology of the pasteurization was installed in that area, and the tribals were given benefit of their product, that is the milk, on the basis of the fat in the milk they had. Similarly, the Labadis of Andhra Pradesh were skilled in making the terracotta mud articles like toys, like pots, earthen pot, etc.
So these tribal you have are rich in livestock, and they used to migrate. They used to do seasonal migration, and they have the skill. And on the basis of their skill, they used to earn their livelihood selling their products from city to city. कुछ लोग एक जगह खेती करते थे. सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन. और एक जगह खेती करने वाले जो समुदाय थे वो कौन थे? गोंड, संथाल और कोंड. 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे. कईयों को ज़मीन का मालिकाना अधिकार भी मिलना शुरू हुआ. यानी अंग्रेज़ों ने इन जनजातियों के लोगों को एक एक ज़मीन आवंटित कर दी. उनको उनके नाम पर ही वो ज़मीन उन्होंने चढ़ा दी. कईयों को ज़मीन का मालिकाना अधिकार मिलना शुरू हुआ. ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह टिक कर खेती करने वाले लोग अधिक सभ्य दिखाई देते थे. अंग्रेज जंगलों में रहने वालों को जंगली या बर्बर मानते थे. उन्हें लगता था कि इन्हें स्थायी रूप से एक जगह पर बसाना और उन्हें सभ्य बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उन पर नियंत्रण कर पाना भी काफ़ी सरल हो जाता है. यदि समुदाय एक जगह पर टिक के रहते हैं तो सभी समुदाय की पहचान हो जाती है. प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की पहचान हो जाती है और इसलिए उनको नियंत्रित करना आसान हो जाता है. इसीलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें एक स्थानांतरित कृषि को छोड़कर उनको स्थायी कृषि अपनाने के लिए कहा. दूसरा, उनके पास उन्हें जो है अपने अलग अलग ये प्रकल्पों के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती थी. तो ये जो स्थायी जो किसान थे वो उनके लिए मजदूरी करने का भी एक स्रोत, एक सस्ते मजदूर का भी एक स्रोत बन जाते थे. और इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको एक जगह पर ज़मीन देकर खेती करने पर ये मजबूर किया. गोंड्स, संथाल्स एंड कोंड. Some took settled cultivation. So these were the communities who took up the settled cultivation like Gond, Santhals and Kond. From the 19th century onwards, many tribal tribes started to cultivate by sticking to one place. Many started getting the right to own the land. British officials saw settled tribals group like the Gonds, Santhal as more civilized than hunter-gatherer or shifting cultivators. The British considered those living in forest as the wild and barbaric. They considered these tribals as uncivilized and barbaric community because their way of life was completely different from the way of the civilized people. They felt that it is necessary to permanently settle and civilize them. And there were two motives behind this East India Company. One, they want a regular supply of labor, that too at a cheaper price. Moreover, they want to put a check upon them, their criminal activities and maintaining the discipline in the forest. That's why they wanted these tribal people to leave their shifting agriculture practice and adopt the settled agriculture. What happened to tribal chief? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए. मुखियाओं को कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना अधिकार तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई. देखिए, पहले ये जो मुखिया होते थे उनकी सत्ता काफ़ी अधिक होती, उनके अधिकार काफ़ी ये होते थे. वही निश्चित करते थे कौन सी भूमि, कौन सा क्षेत्र किस व्यक्ति को आवंटित करना है, किस समुदाय को देना है. दूसरा, ये मुखिया एक प्रकार का न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे. लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद
इन मुखियाओं के अधिकार संपुष्टित हो गए। उन्हें अब ज़्यादा अधिकार नहीं रहे, क्योंकि राजस्व संबंधी जितने भी आर्थिक निर्णय होते थे वो ब्रिटिश अधिकारी ही लेते थे, इनके पास वो अधिकार नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराने देने के लिए भी मजबूर किया गया। नजराने यानी गिफ्ट, यानी वो कीमती पत्थरों के रूप में हो सकता है या मुद्रा के रूप में हो सकता है, ज़मीन के रूप में, किसी भी प्रकार के रूप में होता है। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराने देने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के तौर पर अपने समुदाय पर नियंत्रण रखना होता था। वे स्वायत्त नहीं रहे, यानी अब वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे। कौन? मुखिया। अपने परंपरागत व्यवसाय करने से भी वो लाचार हो गए। जैसे हमने कहा, जंगल में आवास बनाना, शिकार करना, जड़ी बूटियाँ बीनना या खेती करना, स्थानांतरित खेती करना, ये सारे के सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन मुखियाओं से छीन लिए। What happened to tribal chief? Under the British rule, the functioning and authority of the tribal heads had changed considerably. The chieftains got the ownership of land in many villages, but they lost their power. Before the advent of these merchants or East India Company in the forest region or their natural habitat, these chief were enjoying innumerable powers, but now they can't. Earlier, these heads had the privilege to dispense justice, had the privilege to give punishment to their co-tribals. They have the power to distribute the land or the natural regions according to their will among the tribals. But now these all their rights have been taken away by the East India Company. They were forced to pay tribute to the British. Tribute means a souvenir, which was mainly in cash, in precious stones like diamonds, etc., or some valuables. As a representative of British, they had to control their community. They lost their autonomy or sovereignty. These tribal heads now lost their sovereignty. They can't take any decision on their own. Every time they have to rely on the directives given by these merchant or the East India Company. They were also be helpless to do their traditional business. Now they can't enter in the forest. They can't gather anything from the forest. They can't do hunting. They can't perform shifting agriculture. So they all their rights of freedom had been taken away by the East India Company. घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? What happened to shifting cultivator? अंग्रेजों को स्थायी काश्तकारों को नियंत्रित करना सरल था, इसीलिए उन्होंने स्थानांतरित कृषि का निषेध किया। अंग्रेज अपने शासन के लिए आय का निश्चित स्रोत चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ज़मीन संबंधी कुछ नियम लागू कर दिए। और वो नियम कौन से थे? भूमि को मापकर व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया, यानी प्रत्येक किसान का हिस्सा उन्होंने तय कर दिया। उसी भूमि पर उनको कृषि करना है, और क्योंकि वो किसान कृषि करते थे, इसीलिए उन पर भूमि कर भी उन्होंने निश्चित कर दिया। यानी भूमि अनुसार उन्होंने प्रत्येक किसान के लिए एक टैक्स या लगान तय कर दिया। कुछ किसानों को भूस्वामियों तथा अन्य को पट्टेदार बना दिया। पट्टेदार मतलब जिसको हम भाड़े पर ज़मीन का एक टुकड़ा आवंटित करते हैं और उसे खेती करने के लिए कहते हैं, और जो भी उससे उत्पाद निकलेगा उसका कुछ प्रतिशत जो उस किसान से ले लिया जाता है। तो ऐसे पट्टेदार प्रथा।
पट्टेदार भूस्वामियों को भाड़े देते थे। भूस्वामी सरकार को लगान देते थे, यानी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो सरकार को टैक्स देते थे। अंग्रेज़ों का यह प्रयत्न अधिक कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जल की कमी और कठोर मृदा थी। वहाँ हल चलाना मुश्किल था। यानी अंग्रेज़ों का ये जो पद्धति थी, यानी काश्तकारों के लिए वो पद्धति ज़्यादा सफल नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी थी, जहाँ पर मिट्टी पथरीली थी, वहाँ पर जो हल चलाना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती थी, तो पैदावार भी बहुत कम होती थी। तो ऐसे कम पैदावार होने वाले स्थान से आप अंग्रेज़ों को कितना लाभ होने वाला था, कितना कर मिलने वाला था, वो एक प्रश्न चिन्ह था। आदिवासियों के विरोध के कारण अंग्रेज़ों ने कुछ कबीलों को कुछ हिस्सों पर स्थानांतरित कृषि करने की छूट दे दी। यानी आदिवासी विद्रोह भी हुआ, और पहला आदिवासी विद्रोह लगभग 1775 के आसपास हुआ, और उसके बाद संथालों का विद्रोह हुआ। 1906 में सोंगम संगमा नामक एक व्यक्ति ने असम में विद्रोह किए। तो इस प्रकार से कई आदिवासियों ने विद्रोह करना शुरू किया। और अभी हमने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा। उन्होंने 3 मार्च 1900 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह किया, और उसमें जितने भी ज़मींदार थे और अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनके मकानों को उन्होंने आग लगा दी, सारे दस्तावेज उन्होंने जला दिए। तो ये जो विद्रोह जो होने लगे, उस विद्रोह के चलते अंग्रेज़ों ने कुछ आदिवासियों को स्थानांतरित कृषि करने की छूट दे दी। What happened to shifting cultivators? It was easy for British to control the permanent tenants. That is why they prohibited the shifting agriculture. Now they can keep an eye upon every tribal. That's why they made it compulsory for the tribal to give up the shifting agriculture and adopt the permanent cultivation. The British wanted a certain source of income for their rule. That is why they applied some rule related to land. And what were those rules? Number 1, measure the land and decide the share of the person. Means they have measured the entire land available in the forest, meant for the agriculture, and they have allotted a specific area of the land to a specific farmer. And after that, he fixed the tax slab according to the land. Some farmers were made landlords and others leases. Number 1, the leases leased to the landlords, and the landlord levied landlords pay their taxes to the government. What is done in the lease means a farmer is given a particular plot of land on the lease, भाड़े पर, on the rent, and the farmer performs the agriculture. Whatsoever produce is produced over that particular leased land. A part of the produce is given to the landlord, and landlord in turn pay the fixed amount of the tax to the government. This effort of the British proved not to be effective, because where there was scarcity of water and hard soil, it was difficult to plough the land. Hence the yield decreased there. Due to the opposition of tribals, the British allowed some tribes to do shifting agriculture with several restrictions on some parts of the forest. See, since from 1775 till 1947, there was several revolts waged by these tribal people for their right. They were against the new revenue policy adopted by the government. The prominent one is
the prominent revolt was one led by Birsa Munda on 3rd March 1900, wherein he ablated the residence of the British officers and the zamindar, and he ablated all the documents related to the rent or the land with the zamindar. Similarly, in 1906, a person from Assam, Songram Sangma, he also led one of such kind of revolt. Since in 1930 there was another revolt led by these tribal people. So on account of this revolt, the British East India Company and the government of and the British government thought to give certain liberty to this tribal. They allowed the tribal to stay in the forest area and perform shifting agriculture on a small scale. वन कानून और उनके प्रभाव, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। सन 1885 में भारत के पहले वन कानून इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1985 के ज़रिए अंग्रेज़ों ने देश के संपूर्ण वन क्षेत्र पर अपने आधिपत्य की घोषणा की। यानी सबसे पहला वन कानून भारत में पारित किया गया वो 1855 में किया गया। सन 1855 के संथाल विद्रोह के मद्देनज़र 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक स्थायी वन नीति बनाने पर जोर दिया ताकि इमारती लकड़ी के लिए वनों का दोहन करने में आ रही दिक्कत दूर हो सके। सन 1878 में इस अधिनियम में संशोधित किया गया और नए संशोधन के साथ फॉरेस्ट एक्ट 1978 लागू किया गया। इसके अंतर्गत वनों के सामुदायिक उपयोग की सदियों पुरानी परिपाटी पर कई तरह की रोक लगा दी गई और सरकार को ये अधिकार दे दिया गया कि वो सार्वजनिक उपयोग के लिए वनों का अधिग्रहण कर सकती है। यानी देखिए 1970 एक्ट में ये क्या किया कि ये जो वन संपदा है वो सरकार कभी भी अपने अधिकार में ले सकती है। ये केवल ये जो जनजाति लोग हैं वो ज़मीनों को अपने पास नहीं रख सकती। ये केवल सरकार की तरफ से एक उन्हें सहूलियत दी जा रही है, वो उनका अधिकार नहीं है। यानी जनजातीय लोगों का अधिकार उन्होंने समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के जरिए एक ओर वनों पर राज्य का लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया, तो दूसरी ओर ये संदेश भी गया कि ग्रामीणों द्वारा वनोपज का उपयोग उनका अधिकार नहीं है बल्कि एक सुविधा है जिसे ब्रिटिश सरकार कभी भी वापस ले सकती है। तो देखिए ये आदिवासी जो अपनी उपजीविका कमाने के लिए जंगल की जो ज़मीन का उपयोग करे वो उनका अधिकार नहीं है बल्कि सरकार की तरफ से दी जा रही एक सुविधा है जो ब्रिटिश सरकार कभी भी वापस ले सकती है। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। इन 1885 थ्रू द फॉरेस्ट लॉज ऑफ इंडिया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1855, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड their suzerainty over the entire forest area of the country. In the wake of a Santhal rebellion of 1855, in 1856, Governor General Lord Dalhousie insisted on a sustainable forest policy to overcome the difficulty in exploiting forest for timber. See, in 1856, the Governor General Lord Dalhousie was in need of the timber, and what for they required timber? They required the timber wood for sleepers. What is sleepers? Sleeper means to tie two rails together. Since they have in 1853 the first railway began to roll from Mumbai to Thane. So they want to increase the area under the railway network, and for lying railway network they require timber, and what for they require timber? To serve as a sleepers to tie the rails.
So that's why Lord Dalhousie devised a policy to take over entire forest of the country, so that the trees may be cut down, and logs were derived from that wood and turned into the sleepers. The act was amended in 1876, and the Forest Act 1878 was enacted with new amendment. Under this centuries old practice of community use of forest was imposed, and a number of restrictions were given to the government that it could acquire forest for public use. On the one hand, though this act through this act, the state's monopoly over forest was established, and on the other, the message was given to the given that the use of forest produced by villagers is not their right, but a facility which the British government can withdraw at any time. So they have conveyed a message to the tribal. Since the government has given a land to them to earn their livelihood, it is not it is a kind of the facility given by the government to the tribal, and it is not the right. The government can any time take away that particular land from the tribals when government required. Even today, such type of the policy, such clauses of the policy is prevalent in our modern Indian constitution and the modern forest law also. वन कानून और उनके प्रभाव, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। सन 1894 में अपनी वन नीति के आधार पर अंग्रेजों ने वनों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला, वे वन जिनका आवश्यक रूप से संरक्षण किया जाना है। दूसरा, वे वन जिनका इमारती लकड़ी के लिए व्यावसायिक दोहन किया जा सकता है। 3, लघु वन और चरागाह वन। आइए इनके बारे में हम और विस्तार से जानें। सन 1850 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों ने तेजी से भारत के उन वन क्षेत्रों में घुसपैठ करनी शुरू कर दी जहां आदिवासी रहते थे। रेलवे के विस्तार के लिए इमारती लकड़ी की ज़रूरत बढ़ती जा रही थी। 1855 के संथाल विद्रोह के मद्देनज़र 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक स्थायी वन नीति बनाने पर जोर दिया ताकि इमारती लकड़ी के लिए वनों का दोहन करने में आ रही दिक्कतें दूर हो सके। सन 1857 की क्रांति से उपजी अस्थिरता पर काबू पाने के बाद 1860 में अंग्रेजों के आदिवासियों द्वारा स्थानांतरित कृषि किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की। सन 1855 में भारत के पहले वन कानून इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1855 के जरिए अंग्रेजों ने देश के संपूर्ण वन क्षेत्र पर अपने आधिपत्य की घोषणा कर दी। 1876 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और नए संशोधन के साथ फॉरेस्ट एक्ट 1878 लागू किया गया। इसके अंतर्गत वनों के सामुदायिक उपयोग की सदियों पुरानी परिपाटियों पर कई तरह से रोक लगा दी गई और सरकार को ये अधिकार भी दे दिया गया कि वो सार्वजनिक भूमि के लिए वनों का अधिग्रहण कर सकती है। इस अधिनियम के जरिए एक ओर वनों पर राज्यों का लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया, तो दूसरी ओर ये संदेश भी दिया गया कि ग्रामीणों द्वारा वनोपज का उपयोग उनका अधिकार नहीं बल्कि एक सुविधा है जिसे ब्रिटिश सरकार कभी भी वापस ले सकती है। सन 1878 के अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करते हुए इस नीति के अंतर्गत कुछ सुरक्षा उपायों के साथ वन भूमि पर खेती की इजाज़त दी जा सकती है। इस नीति का यह प्रावधान वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और अन्य देशज व्यक्तियों के लिए राहत का एकमात्र सबब था कि आरक्षित वनों के बाहरी क्षेत्रों का ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। परंतु कुल मिलाकर इस नीति का यही सार था कि राज्य के हितों को जनता के हितों
के ऊपर प्राथमिकता मिलेगी। सन 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सन 1878 में वनों के दोहन के लिए बनाई गई नीति के अनुरूप ही था। इसका लक्ष्य अंग्रेजों को इमारती लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करना और इसमें वनों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके अंतर्गत वनों को राज्य की संपत्ति घोषित कर इमारती लकड़ी के दोहन का रास्ता साफ कर दिया गया और पारंपरिक वन अधिकार और वन प्रबंधन प्रणालियों को दरकिनार कर दिया। यानी जितने भी जो आदिवासी थे उन आदिवासियों को उनके ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे यहाँ पर विद्रोह होने लगे। इन दिस लैंड, अभी यहाँ पे देखिए ये एक वेरियर एल्विन का लिखा हुआ एक लेख है। इसमें उन्होंने वनों में रह रहे आदिवासियों के जीवन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की कि ब्रिटिश राज में जो है ब्रिटिश राज में जो जनजातीय लोग थे उनका जीवन कैसे था। ये इंग्लिश में है, हिंदी में आप अपनी किताब में पढ़ लेना, मैं ये इंग्लिश में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इज़ इट टू लिव, यानी अंग्रेजों के राज में कितना मुश्किल है जीवन जीना। In the 1930s, Veeryar Alvin visited the land of Bega, a tribal group in central India. He wanted to know about them, their customs and practices, their art and folklore. He recorded many songs that lamented the hard time the Begas were having under the British rule. In this land of English, how hard it is to live. How hard it is to live. In the village side, the landlord. In the gate side, the kotwar. In the garden sits the patwari. In the field sits the government. In this land of English, how hard it is to live. To pay cattle tax, we have to sell cow. यानी पशु कर चुकाने के लिए हमको गाय बेचनी पड़ती है। टू पे फॉरेस्ट टैक्स, वन जंगल कर चुकाने के लिए हमको अपने भैंस बेचनी पड़ती है। टू पे फॉरेस्ट टैक्स वी हैव टू सेल बफेलो। टू पे लैंड टैक्स वी हैव टू से बुलक, यानी भूमि कर चुकाने के लिए, कृषि कर चुकाने के लिए हमें अपना बैल बेचना पड़ता है, यानी बैलगाड़ी बेचनी पड़ती। हाउ आर वी टू गेट आवर फूड, हमें भोजन कैसे मिले। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, यानी अंग्रेज़ों के राज में कितना मुश्किल है जीना। तो ये वेरियर एल्विन जब यहाँ पे बैगा समुदाय के बीच में रह रहे थे तो वहाँ के लोकगीतों में अंग्रेजी शासन के बारे में लिखा हुआ। और ये किस लिए, why it is because of the forest law implemented by the British government and the East India Company. See, in the earlier 1850, the British started intruding into the forest areas of India where the Adivasi lived. The need for the timber for the expansion of the railway was increasing. In the way of the Santhal Rebellion of 1855, in 1856, Governor General Lord Dalhousie insisted on a sustainable forest policy to overcome the difficulty in exploiting forest for timber. After overcoming the instability arising from the mutiny of 1857, in 1860, the British Aborigines prohibited reallocation of agriculture and in 1864 established the Imperial Forest Department. So they compelled these tribal people to leave their ancient land and they have declared the forest as a government property. These tribals were driven out of their forest land and they were compelled to work as a labor in their mines and in the railways and all that, and that's why so many revolts broke against this forest law.
On the basis of their forest policy in 1984, the British divided forest into 4 categories: reserve forest that have to be protected, forest that can be commercially exploited for timber, small forests and the grasslands. वन कानून और विद्रोह, यहाँ पे कुछ वन कानून, यहाँ पे वन कानूनों के प्रति जो विद्रोह के नाम दिए गए हैं। देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग यहाँ पे विद्रोह हुए। पहला जो 1770 से 1785 के बीच में हुआ, तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, यानी 17 से 70 में संथाल विद्रोह। फिर हल्बा डोंगर विद्रोह, फिर बस्तर का विद्रोह 1774 से 1789 के बीच में, महादेवी कोली विद्रोह 1774 से 85 के बीच में, संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ, भीलों के द्वारा किया गया विद्रोह 1857 में हुआ, और संग्राम संगमा के नेतृत्व में 1906 में विद्रोह हुआ, और 1930 में मध्य प्रदेश में विद्रोह हुआ। आइए अब हम जानें अभी तक हमने क्या क्या सीखा। मुंडा कौन है? हु आर मुंडास? मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर पठार के पास रहते हैं। मुंडास आर ए ट्राइबल कम्युनिटी दैट लिव्स ओवर द छोटा नागपुर प्लेटो रीजन। बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में ये उलीहातू गांव कुंती जिला और झारखंड में हुआ। 2 जनजाति समुदाय के नाम बताओ जो एक जगह ठहर कर खेती करते थे। पहला गोंड और दूसरा है संथाल। महुआ का फूल किस काम आता है? महुआ का फूल खाने का तेल बनाने के लिए और शराब बनाने के लिए काम आते हैं। नए वन विद्रोह के विरुद्ध हुई 2 क्रांतियाँ कौन सी है? नए वन नियम के विरुद्ध हुई 2 क्रांति 1906 में संग्राम संगमा के नेतृत्व में असम में हुई, और 1930 में मध्य प्रांत में हुई। 2 revolts that occurred against the new forest law were number 1 1906 Sangram revolt that had occurred in Assam, and second revolt 1930 in MP. So this way we have finished the second part. इस तरह से हमने इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त किया। आप इसके मुख्य मुद्दों को एक बार लिखिए, याद कीजिए, और अगर कोई आपको शंका है तो मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।